हाय एवरीवन, दिस इज़ मयंक कोठारी। मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपने इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए अपनी पढ़ाई में, ताकि आप एसएफएम में अच्छे स्कोर ला पाए, अच्छे मार्क्स ला पाए। नाउ द थिंग इज़, जो मैं बताने वाला हूँ वो सिंपल सी एक चीज़ है। एक साइड में एक कैटेगरी ऑफ पीपल लेंगे, स्टूडेंट्स लेंगे, एक साइड में आपकी कैटेगरी लेंगे। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द अदर पीपल। ये आप कैटेगरी, आपकी कैटेगरी है, ये नॉर्मल एवरेज बच्चों की कैटेगरी है। नाउ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स। मैं मान के चलता हूँ 3 महीने बाकी है सिर्फ एग्जाम को, ठीक है। आप ऐसी स्टेज पे हैं कि आपने एक बार क्लास कर चुके हैं। नाउ व्हाट हैपेंस, एक्चुअली आई एम टेलिंग यू, जब आपने क्लास की थी तब आपने इतने अच्छे से क्लास नहीं की। क्यों? क्योंकि ऑडिट की वजह से जाना पड़ा आउट स्टेशन, ऑफिस के का अदर वर्क्स की वजह से आप अटेंड नहीं कर पाए क्लासेस, या आपको कहीं मज़ा नहीं आया, या तो मॉर्निंग की क्लासेस होने की वजह से आप सुबह सुबह उठ नहीं पाए। बहुत सारे लेक्चर्स मिस हो जाते हैं तो लिंक छूट जाती है और आपको इंटरेस्ट नहीं आता। और क्योंकि हम आईपीसीसी से नए नए पास आउट होते हैं और एसएफएम की क्लासेस लगा लेते हैं। एसएफएम अकाउंट्स और कॉस्टिंग ऐसे सब्जेक्ट है जिनकी क्लासेस पहले लगाई जाती है, और तब हम इतने सिंसियर नहीं रहते। जब एग्जाम नजदीक आती है तब हमको पता चलता है एक्चुअल में कि एसएफएम क्या है, क्या क्या सब्जेक्ट है। नाउ द थिंग इज, वट एवर इज द सिचुएशन राइट नाउ, यू हैव ओनली 3 मंथ्स, ठीक है। अब मैं आपको कुछ चीजें बताने जा रहा हूँ। ये चीजें प्लीज मेक श्योर कि आप इनकॉर्पोरेट करो इफ यू रियली वांट टू स्कोर गुड इन द सब्जेक्ट, ओके। इससे होगा क्या सर? इससे होगा ये कि एसएफएम में आपके अच्छे मार्क्स आएंगे और एसएफएम एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बन जाएगा, ताकि आपको ग्रुप 1 एग्रीगेट से ऊपर निकालने में मदद करेगा। अब मैं ये चीजें जो बोल रहा हूँ वो कुछ ऐसी है कि एक ग्रुप यहाँ पे है, ये एवरेज स्टूडेंट्स है। पूरे इंडिया में आपके अलावा बहुत सारे हजारों लोग जो हैं बैठने वाले हैं एग्जाम के लिए, ठीक है। नाउ प्लीज कंसिडर फ्यू थिंग्स। अगर आपने भी उन्हीं की तरह किया पढ़ाई, या उन्हीं की तरह अपनी पढ़ाई की, तो आपका भी उन्हीं की तरह रिजल्ट आएगा, इतना तो मान के चलो। और मैक्सिमम रिजल्ट फेल वालों का होता है, पास वालों का नहीं होता। So what you have to do is something extraordinary than the other people. Correct? Now, please make sure one thing. Practice manual. हर कोई पढ़ रहा है सर प्रैक्टिस मैनुअल, मैं भी पढ़ूंगा, मैं थोड़ी पास होऊंगा। हर कोई नहीं पढ़ रहा। This is my personal experience. I have students in like almost 100 cities से ऊपर में I have students and I have asked lot of people. बहुत सारे लोग प्रैक्टिस मैनुअल शुरू जरूर करते हैं। 90 या 99% लोग प्रैक्टिस मैनुअल शुरू जरूर करेंगे। प्रैक्टिस मैनुअल को आधा करेंगे, या सिर्फ 70% करके छोड़ देंगे, या 40% करके छोड़ देंगे। पूरी प्रैक्टिस मैनुअल उनसे कभी नहीं होती। और रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ, और रीजन वैलिड है। क्योंकि आपके पास जो क्लास के नोट्स होते हैं वो इतने सारे होते हैं कि इसको खत्म करने में इतना टाइम चला जाता है, आपको प्रैक्टिस मैनुअल के लिए टाइम नहीं मिलता, ठीक है। दिस इज द बिगेस्ट रीजन, द बिगेस्ट मिस्टेक ऑल्सो। रीजन बीइंग, प्रैक्टिस मैनुअल्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने उसको पहली प्रायोरिटी पे रखना चाहिए था, फिर क्लास के नोट्स। सो कोई भी सब्जेक्ट हो, प्रैक्टिस मैनुअल शुड बी कंप्लीटेड एनी हाउ। बाकी के लोग नहीं करेंगे। बाकी के लोग 50% 40% करेंगे, 60% करेंगे, छोड़ देंगे। आपको प्रैक्टिस मैनुअल कंप्लीट करनी है, पहली चीज कंप्लीट करनी है। मैंने ये नहीं बोला स्टार्ट करके छोड़ देना, ठीक है। दूसरी चीज, प्लीज मेक श्योर कि आपके पास में शॉर्ट नोट्स हो। अब आप इन लोगों के बारे में सोचो, ये लोग किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, मैं आपको यह बताता हूं। इन्होंने क्लास की, इनके पास क्लास के नोट्स है। नहीं की तो इनके पास कोई रेफरेंस बुक होगी जो मार्केट में मिलती है लॉ बुक हाउस में, ठीक है। तो या तो इनके पास कोई वीडियो लेक्चर होंगे, ठीक है। जैसे भी हो, इन्होंने किया। अब मोस्टली ये लोग गलती कहां करते हैं, क्लास में टीचर के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। दैट इज वेरी रॉन्ग। इवन आई एम आस्किंग टू द स्टूडेंट, डोंट डिपेंड ऑन मी। टीचर नहीं करवा के देगा, टीचर आपको सिर्फ समझा के देगा कोर्स क्या है और किस तरह से उसके अंदर का कंटेंट है। वो आपको लॉजिकल या कंसेप्चुअल क्लैरिटी देगा। अल्टीमेट थिंग या एफर्ट आप ही को डालने हैं। अब यहाँ वाले लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं। अब बुक, क्लास के नोट्स पूरे नहीं हो पाते, ठीक है। अब ये लोग, ठीक है, ध्यान दो, आपने क्या करना है। अच्छा, इन लोगों ने क्या किया, एग्जाम का आखिरी दिन भी वही नोट्स लेके चल रहे हो आप, जो आपने क्लास के टाइम पे किए थे। वो बल्कि 1000 पेजेस 2000 पेजेस के होंगे। आपकी आंसर्स की बुक इतनी सारी हो जाती है जब आप नोटबुक्स बनाने जाते हो, जो क्लास में मान लो आपको लिखाया जाता है।
वो आप एक दिन में रिवाइज नहीं कर सकते, या आपको 1.5 साल पहले भी पता था, 3 महीने पहले भी पता था एग्जाम के, एक दिन में नहीं होता। वॉट यू हैव टू डू इज, जो ये लोग नहीं करते, दैट इज शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करना। हर चैप्टर को पढ़ा मैंने, उसके बाद में उसके शॉर्ट नोट्स मैंने बना लिए, या तो शॉर्ट नोट्स या तो चार्ट्स। क्लास में मिले तो दैट इज वेल एंड गुड, रेफर दैट, बट नहीं मिले तो प्रिपेयर दैट बाय योरसेल्फ, ताकि कम टाइम में सब कुछ रिवाइज किया जा सके। छोड़ना कुछ भी नहीं है। प्रॉपर फॉर्मेट में, जैसे एसएफएम में मान लो आपके फॉर्मूलेस बहुत सारे होते, तो यू हैव टू मेक अ फॉर्मूला शीट या चार्ट्स बना लो फॉर्मूलेस का, दीवार पे लगा लो, रिवाइज करो उसको डेली। दैट इज कॉल्ड एज रिवीजन। उससे होगा क्या ना, आपको है ना एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप बनती जाएगी जब आप 5th टाइम 6th टाइम रिवाइज कर लोगे उसको। एंड बहुत इजी होता है वो सब रिवाइज करना। लेकिन एक बार अगर आप चार्ट्स बना लो तो आपको 1 घंटे में पूरा एसएफएम हो सकता है, 1 घंटे में। सो सर आप बोलते हो 6 बार रिवीजन, अरे 6 बार रिवीजन करने कितना टाइम लगेगा? 6 घंटे सिर्फ, ये तो दे ही सकते हो। यस, दैट इज पॉसिबल। तो आपने अगर कहीं सुना होगा ना रैंकर्स की बातें या इंटरव्यू, मैंने कितनी बार पढ़ा, आपसे पूछा जाता है, ठीक है सर आपने कितनी बार पढ़ा था, आपको रैंक आया सर, फर्स्ट रैंक आया, आपने कितनी बार रिवाइज किया था इस सब्जेक्ट को? सर मैंने कुछ नहीं सर, वो 4 बार और 5 बार कुछ तो रिवाइज किया था। और अपन को वो पढ़ के ना होश उड़ जाते हैं। साला हमारा यहाँ पे 2 बार पढ़ना नहीं होता ठीक से, इनका 5-5 बार रिवाइज कैसे हो जाता है? ये रिवाइज ऐसे होता है, पूरी बुक कोई नहीं पढ़ता। अल्टीमेटली दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग। वॉट यू हैव टू डू इज प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग प्रैक्टिस मैनुअल पूरी कंप्लीट करना है। सेकंड थिंग जो मैंने बोला, शॉर्ट नोट्स आपको प्रिपेयर करना है। ये लोग नहीं करते। तीसरी चीज है प्लीज मेक श्योर जो प्रैक्टिस मैनुअल या कहीं पे भी आपके क्लास के नोट्स में क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको सॉल्व करने का ना जो आपका व्यू होता है वो बदलो। अच्छा, मोस्टली वो लोग क्या करते हैं, मैंने ये भी देखा, मेरे स्टूडेंट के साथ में भी यही गलती होती है कि उन्होंने क्या किया, स्टार्टिंग में जब क्वेश्चंस उनको सॉल्व करने होते हैं खुद प्रैक्टिस करते टाइम पे ना, वो आंसर निकालने के पीछे भागते हैं। यार ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाए जल्दी जल्दी जल्दी, मेरा आंसर आ गया, खत्म। उसमें आपने सीखा क्या? नहीं पता। कॉन्सेप्ट क्या इंपॉर्टेंट था? नहीं पता, क्योंकि कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। प्रैक्टिस मैनुअल आपने सॉल्व की, कभी लिखा वो क्वेश्चन के बाजू में कि ये 2 कॉन्सेप्ट इसमें मेरे को इंपॉर्टेंट लगे, ये 3 कॉन्सेप्ट मेरे को इसमें इंपॉर्टेंट लगे? कभी नहीं लिखा। हम बस आंसर निकालने के पीछे जाते हैं। आंसर मैच किया, प्रैक्टिस मैनुअल में देखा, हमारे पास आंसर देखा, आंसर मैच किया, चलो आगे बढ़ो। अच्छा, आप अगर रिपीटर्स हो तो आपके मुंह से ये चीज बहुत बार निकलेगी, यार प्रैक्टिस मैनुअल तो मैंने पूरा कर लिया, अब तो क्वेश्चन के आंसर्स भी रट गए हैं, अब मेरे को कुछ और चाहिए, क्योंकि मैं पास नहीं हो रहा हूं ना, तो मेरे को कुछ और चाहिए। शायद प्रैक्टिस मैनुअल कम पढ़ रही है। प्रैक्टिस मैनुअल कम नहीं पढ़ती, आपका तरीका गलत था वही चीज को सॉल्व करने का, क्योंकि आपने गलत चीज पे ध्यान दिया। क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस मैनुअल में दिए हुए हैं वो सिर्फ आपको हेल्प कर रहे हैं कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी लाने में। अल्टीमेट थिंग जो आपको एग्जाम में ले जानी है वो है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। क्या कॉन्सेप्ट था और क्या हुआ। जैसे सिंगल इंडेक्स मॉडल है पोर्टफोलियो में, फ्यूचर्स है डेरिवेटिव्स में, ऑप्शंस है डेरिवेटिव्स में, फॉरेक्स में बहुत सारी चीजें आती है, क्रॉस रेट्स है, इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी है। इनका कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ना कि क्वेश्चंस। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होने वाला आपको फायदा होगा तो वो है कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे। सो प्लीज एक तो कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ो, दूसरा क्वेश्चंस को उस नजरिए से देखो कि भाई हमने इसमें सीखा क्या है। प्रैक्टिस करते समय उसी क्वेश्चन के बाजू में लिख दो ये 4 चीजें हमने इसमें सीखी, इंपॉर्टेंट, छोटी छोटी चीजें छोड़ देना। सो दिस इज द थर्ड थिंग दैट यू हैव टू डू। ये एवरेज लोग नहीं करते। मेन या एक सबसे इंपॉर्टेंट बात इस पूरे वीडियो की यही है कि हमको कुछ ऐसा करना है जो ये लोग नहीं करते। इनके ऊपर जो इतना कर रहे हैं तो इनके ऊपर हमको करना है। सो ये 2-3 चीजें जो मैंने आपको बोली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें लगते हैं एफर्ट्स। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताता हूं, डाउट्स। प्लीज मेक श्योर कि आप हर क्वेश्चन को अपने बलबूते पे सॉल्व करो, और उसके बाद या तो क्लास के नोट्स के आंसर देखो, प्रैक्टिस मैनुअल का आंसर देखो, इफ यू आर माई स्टूडेंट वीडियो लेक्चर्स के आंसर देखो, उसके बाद, पहले नहीं। प्लीज डोंट बी डिपेंडेंट ऑन द फैकल्टी और द बुक और द क्लास टीचर। अच्छा, अब क्या होगा, आपने अपने हिसाब से सॉल्व किया तो 2 चीजें होगी, या तो आप अटक जाओगे, तब जाके आप देखना वहां पे क्या आंसर है, तो आपको समझ में आ जाएगा गलती क्या है। या तो आपने पूरा कर लिया और फिर चेक किया, तो 2 चीजें होगी, या तो आंसर सही निकलेगा या तो गलत निकलेगा। सही निकला तो वेल एंड गुड, पार्टी। लेकिन गलत निकला तो प्लीज मेक श्योर ये डाउट आप क्लियर करो कि क्यों गलत था। सर डाउट कैसे क्लियर करेंगे सर?
बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, क्वेश्चन को देख के आपको समझ में आ जाएगा, आधी आधी 50% ऑफ द टाइम आपको समझ में आ जाएगा कि यार मैंने ऐसा लिया था, उसने ऐसा लिया था, तो क्या इंटरप्रिटेशन था दोनों का और क्या ज़्यादा लॉजिकल लगता है मेरे को। तो बहुत बार ऐसा होगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि चलो ठीक है, प्रैक्टिस मैनुअल में या क्लास के नोट्स में या टीचर ने जो भी समझाया वो प्रॉपर था। लेकिन अगर ऐसा हुआ, मैंने निकाला आंसर 54, बुक में दिया है 50 या मान लो 40, तो और फिर भी आप बुक के या लेक्चर के या क्लास के नोट्स के आंसर से सेटिस्फाइड नहीं है, प्लीज मेक श्योर आप उस फैकल्टी को थोड़ा परेशान कर रहे हैं डाउट्स पूछ के। आप अपने क्लास टीचर को बोलो कि सर मेरे को ये डाउट्स है, ठीक है, इफ यू आर यूजिंग माई वीडियो लेक्चर्स प्लीज आस्क मी डाउट्स व्हाट्सएप पे, यू कैन गेट द नंबर इजीली। जितने ज्यादा डाउट पूछ रहे हो उतना अच्छा। इवन इफ यू आर सॉल्विंग द प्रैक्टिस मैनुअल यू कैन आस्क मी डाउट्स। जितने ज्यादा डाउट्स पूछोगे उतनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ज्यादा आएगी कि क्यों वैसा किया हुआ था वहां पे। एंड इनफैक्ट प्रैक्टिस मैनुअल जैसी चीज में गलतियां बहुत सारी है, तो जब तक आप किसी को पूछोगे नहीं तब तक आपको कोई बताएगा नहीं, और जब तक कोई बताएगा नहीं तब तक आपको पता चलेगा नहीं, और आप वो गलत चीजें माइंड में लेके चले जाओगे, और फिर भाई मैंने तो प्रैक्टिस मैनुअल जैसा आंसर लिख के आया था फिर भी आंसर गलत आ गया, मेरे को मार्क्स मिले ही नहीं, तब कुछ बोलने से फायदा नहीं होगा। सो अगेन फोर्थ थिंग जो मैं आपको बोल रहा हूं वो है आपको डाउट्स बहुत सारे पूछना है या क्लियर कर लेना है, तरीका आपने बदला। दीज आर फ्यू थिंग्स दैट यू नीड टू कंप्लीट। नेक्स्ट थिंग, स्टडी मटेरियल। आपको प्रैक्टिस मैनुअल और सप्लीमेंट्री के साथ में स्टडी मटेरियल आती है इंस्टीट्यूट की, सबसे पहले वही आती। अच्छा, आपको जो बुक्स आती है होंगी साथ में, मान लो स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस मैनुअल आप पढ़ते हो, स्टडी मटेरियल आप छोड़ देते हो। एसएफएम की स्टडी मटेरियल में देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस, नए क्वेश्चंस भी है, एक बार उसको खोल के देखो कैसे दिखती है, क्वेश्चंस करो ना सिर्फ उसमें से। आप मेरे को पता है आप उसमें से पढ़ने तो वाले हो नहीं, लेकिन एटलीस्ट क्वेश्चंस तो कर लो सारे के सारे, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। आई एम टेलिंग यू, आपको किसी की क्लास लगाने की जरूरत नहीं, किसी के वीडियो लेक्चर लगाने की, किसी भी, इंक्लूड्स मी ऑल्सो, एनीबॉडी। आप स्टडी मटेरियल को उठाओ, आप प्रैक्टिस मैनुअल को उठाओ और आप सप्लीमेंट्री को उठाओ, ये तीनों के क्वेश्चन जरूर करना है आपने। हाँ, आप फैकल्टीज की हेल्प लो कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर करने के लिए, दैट इज व्हाट दे आर फॉर, ठीक है। अगर ये क्वेश्चंस कर लिए तो दैट इज वेल एंड गुड। सो स्टडी मटेरियल इज द फिफ्थ थिंग दैट यू नीड टू ऐड इनटू योर बुक्स। एक शेड्यूल बनाओ, ठीक है। उसके बाद में सर सीक्वेंस कौन सा फॉलो करना, ये बहुत बार मेरे को क्वेश्चन आता है। सीक्वेंस वही फॉलो करो जो इंस्टीट्यूट के मटेरियल में दिया है, दैट इज वेल एंड गुड। अलग से दिमाग मत लगाओ, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। कैपिटल बजटिंग से शुरू होता है, लीजिंग, डिविडेंड डिसीजन, 3 मॉड्यूल बनाए हुए हैं। उसके बाद में पोर्टफोलियो, डेरिवेटिव, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड वैल्यूएशन, ठीक है, फाइनेंशियल सर्विसेज, सिक्योरिटी एनालिसिस। उसके बाद में आपका आता है फॉरेक्स, मर्जर्स। ये ऐसे ही सीक्वेंस फॉलो करो, दैट इज गुड। जितना इंस्टीट्यूट के साथ में आप लाइन अप रहोगे ना, इंस्टीट्यूट के मटेरियल के साथ में, इंस्टीट्यूट के सीक्वेंस के साथ में, उतना आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा पास होने के लिए। सो दीज आर फ्यू थिंग्स दैट यू नीड टू इनकॉर्पोरेट एंड दिस इज हाउ यू हैव टू स्टडी फॉर द स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट पेपर। प्लीज मेक श्योर कि आप चार्ट्स बना रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, डाउट्स पूछ रहे हैं, इंस्टीट्यूट का मटेरियल सारा का सारा पढ़ रहे हैं। डाउट्स के लिए मैं हूं, प्लीज बॉदर मी, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। अगर आपको कोई सपोर्ट मिल रहा है तो प्लीज मेक श्योर आप उसका पूरा यूटिलाइज कर रहे हैं, दिस इज ऑब्वियसली गोइंग टू हेल्प यू। फ्री में सपोर्ट मिल रहा है भाई, ले लो। अच्छा, सो दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट यू नीड टू डू। और कुछ है जो मैं बता सकता हूँ तो मैं बता देता हूँ। आई थिंक इतना काफी रहेगा। मोस्टली अपडेट्स आते रहेंगे, रिविजन, मोस्टली व्हाट आई कैन से स्टे अपडेटेड टू द यूट्यूब चैनल, जिस पे मैं आपके अब रिवीजन के कुछ वीडियोस में भी अपलोड करूंगा टाइम मिला जैसे ही, तो शायद आपको वो हेल्प करेंगे। ऑडियो नोट्स हैं, ऑडियो नोट्स रिवीजन के लिए, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू। जितनी भी पॉसिबल चीज़ हो सकती है प्लीज़ मेक श्योर, लेकिन वो ये रिवाइज पूरा होना चाहिए, कॉन्सेप्ट सारे कवर होने चाहिए आपके माइंड में, एंड दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू क्लियर दी सब्जेक्ट। अच्छे मार्क्स हैं ये, अच्छे मार्क्स, ये सब चीज़ें ये लोग नहीं कर पाएंगे। क्यों? अब मैं रीज़न बताता हूँ क्यों। ये सब चीज़ें आपने किया क्या? रिविजन 5 से 6 बार, चार्ट्स नहीं करेंगे, रिविजन नहीं हो पाएगी, स्टडी मटेरियल नहीं हाथ लगाएंगे, डाउट्स नहीं पूछेंगे ये लोग, ये सब आपको करना है। ये क्यों नहीं होता? क्योंकि मैं बताऊं रीजन क्या है। ये सब चीजें जो मैंने बोली इसमें लगते हैं एफर्ट्स, मेहनत बड़ी। मैंने आपको कहीं शॉर्टकट वे नहीं बताया,
मेहनत उल्टा बढ़ेगी, लेकिन मैं गारंटी देता हूं अगर आपने किया तो पास होने से कोई नहीं बचा सकता। एंड प्लीज डोंट लुक फॉर द शॉर्टकट्स। अभी मैं एक और वीडियो डालू ना थोड़े टाइम बाद में कि मैंने लास्ट अटेम्प्ट में भी डाला था मैंने कि अगर आपके पास में टाइम नहीं है तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को प्लीज करके जाओ, इन पे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू। ऐसे ऐसे मेल आते हैं मेरे को, ऐसे फटाफट रोज मेल आते हैं, ऐसे 15 20 25 30 40। इस वीडियो के लिए कोई नहीं आएगा, लेकिन उसके लिए जरूर आएगा, क्योंकि मैंने उसमें शॉर्टकट तरीका बताया कि भाई ये क्वेश्चंस करके चले जाओ, आपके सारे कंसेप्ट कवर हो जाते हैं और पास होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। उनको क्या मिला पता है? कम टाइम में बम, शॉर्टकट तरीका मिल गया। भाई वो तब काम आएगा जब एक्चुअल में मतलब बहुत टाइम कम है, तो वो आपको कहीं ना कहीं मतलब डूबते हुए को तिनके का सहारा टाइप है वो। दैट इज नॉट द ओनली थिंग। कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे ऑब्वियसली, एंड आई एम गोइंग टू डू दिस इन दिस अटेम्प्ट ऑल्सो। क्वेश्चंस कुछ निकालूंगा जिसमें मतलब कम क्वेश्चंस में सारे कॉन्सेप्ट्स कवर होते हैं, तो अगर आप वो क्वेश्चंस कर लोगे तो हो जाएगा कॉन्सेप्ट कवर। मैं ही नहीं बोल रहा हूँ पास होंगे, सारा कोर्स कवर करवा के दे दूंगा, बाकी आपके हाथ में। प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस के क्या कर लोगे? ये तो क्वेश्चन एक बार करोगे, एक बार कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा, बिना प्रैक्टिस के क्या कर लोगे? एग्जाम में याद भी तो आना चाहिए। फॉर्मूलेज रिवाइज करना इज वेरी ऑल्सो इम्पोर्टेंट। प्लीज फॉर्मूला भी आप रट के मत जाओ। सी थोड़े बहुत फॉर्मूलेज ऐसे हैं जिन पे जो थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन मोस्ट ऑफ द फॉर्मूले के पीछे लॉजिक्स है एसएफएम में भी। सो प्लीज फॉलो द लॉजिक, ताकि आपको सिचुएशन कैसी भी दी हुई हो आप उसको टैकल कर सकते हैं। दूसरी चीज, आप कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है ना एसएफएम में, सो प्लीज आप ना फिगर्स पे सिर्फ ध्यान मत दो। जो सेंटेंस लिखे हुए थे ना उसमें वर्डिंग्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एप्रिसिएशन का डेप्रिसिएशन हो गया, अप का डाउन हो गया, तो इंटरप्रिटेशन बदल जाता है। फॉरेक्स में तो 90% पीपल आर डूइंग दिस मिस्टेक्स। इंटरप्रिटेशन ही गलत है। बिड लेना तो आस्क ले लेते, आस्क लेना तो बिड ले लेते, क्योंकि उनका तरीका ही गलत है। ये मेरी क्रैश बैचेस में बहुत बार हो चुका है। So please make sure you are following few things. So these are the few things that you need to incorporate in your studies to get the good marks in strategic financial management paper. Now, what are the mistakes that the people are doing in strategic financial management paper? I'm going to make one video on this so that you will be aware of that. मैं हर चैप्टर वाइज लूंगा कि कैपिटल बजटिंग में क्या मिस्टेक्स हो सकती है, लीजिंग डिसीजन में क्या पॉइंट आपको याद रखने हैं। ऐसे चैप्टर वाइज कुछ मिस्टेक्स अगर है तो 2-4-5 मिनट का मैं वो वीडियो बनाऊंगा, नोट डाउन कर लूंगा मैं अगली बार में, और फिर उस पर वीडियो बनाऊंगा एंड देन आई विल अपलोड इट ऑन द यूट्यूब. सो प्लीज स्टे अपडेटेड and stay connected. Bye bye.